ये एक टॉपिक हमारा अभी चल रहा था ऑन्कोजेनेसिस का, और इसमें जो बाकी बातें हैं वो हम जरा कर लें। तो एक सेकंड, हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि हमने शुरू किया था ऑन्कोजेनेसिस का। मैंने तारुफ करा दिया था कि हमारे सेल्स की जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ना, जिन्होंने सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करना है, मसलन सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है, उन जीन्स की, उन प्रोटीन्स की जो जीन्स होती हैं, उनकी जो 5 प्राइम साइड है, वहाँ अगर कोई तब्दीली आ जाए, वो जीन स्विच ऑन हो जाए, स्विच ऑफ थी पहले, या ओवर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि ऑन्कोजीन बन गई, कैंसर जीन बन गई। फिर मैंने बताया था उसमें वायरसेस का भी रोल होता है। तो इसमें वायरसेस का कुछ हमने पढ़ भी ली थी बातें। तो आरएनए ट्यूमर वायरसेस का मैंने बता दिया था कि इनमें लाजमी तौर पर आरएनए ही होता है, लेकिन वायरसेस ऐसे भी हैं जिनमें डबल स्टैंड वाला आरएनए हो। अल्फा रेट्रोवायरस है, डेल्टा रेट्रोवायरस है, रेट्रोविरिडी फैमिली है, फ्लेविविरिडी है। तो इसमें ये देखें कि रेट्रोविरिडी जो है ना, ये एक आरएनए ट्यूमर वायरसेस की फैमिली है, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं जो पहले बनाएंगे डीएनए। रेट्रो का मतलब होता है कि वो ऐसे वायरसेस होंगे जिन्होंने पहले आरएनए से वापस अब डीएनए बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस्तेमाल करके। उसके बाद वो हमारे न्यूक्लियस में एंटर होकर हमारे सेल का फंक्शन कंट्रोल में ले लेंगे। ये देखें, वायरल आरएनए जीनोम है, वायरल डीएनए जीनोम बनाया उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। उसके बाद उससे वायरस के डीएनए से अब बनेंगे आरएनए। वो जो आरएनए बन रहे हैं वो एक एसएच होंगे, जैसे मैसेंजर आरएनए होता है, ये लिखा भी आगे। उससे आगे वायरल प्रोटीन्स भी बनेंगी और पूरा वायरस भी बनेगा। वायरस के अंदर यही वाला आरएनए जो है उसकी कॉपियां आ जाएंगी, ठीक है, और वो एक कंप्लीट वायरस बन जाएगा। और उसके बाद है सेल साइकिल ऑफ आरएनए ट्यूमर वायरसेस, यानी जो हमारे पास ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस है ना, जिनको हम रेट्रोवायरसेस कह रहे हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए बनाकर हमारे न्यूक्लियस में एंटर होंगे। ये देखें रेट्रोवायरस दिखाया गया, ये सेंटर में देखें, इसके पास आरएनए है, और ये दो छोटे छोटे पर्पल मॉलिक्यूल जो नजर आ रहे हैं ना, राइट इधर लेफ्ट साइड पर जो डायग्राम है उसमें, ये एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और इर्द गिर्द जो एनवेल्प है, ये होस्ट से लिया होता है, जिससे सेल पर अटैक किया होता है उससे हासिल होता है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज दिखाया गया, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं है, और स्कैनिंग का भी इतना क्लियर नहीं है। ये जो डायग्राम नजर आ रही है लेफ्ट साइड वाली, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मेरा मतलब है ग्राफिक्स डिजाइनिंग से काम लिया होता है। ओके, तो इसमें ये देखें रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन साइकिल जो है, ये तो चलो पॉइंट्स लिखे हैं ना, डायग्राम में देखें पॉइंट्स वही एक्सप्लेन हुए हैं। इसमें हम चलेंगे लेफ्ट से राइट साइड पर। सबसे लेफ्ट पर देखो वायरस है, उसका कैप्सिड, उसका एनवेल्प, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है, आरएनए। उसके बाद क्या होगा, ये आरएनए अलग निकला हुआ दिखाया, आरएनए से बनना है डीएनए, डीएनए से ऊपर की तरफ जाता है, देखें आरएनए दोबारा बनेगा, वो असल में मैसेंजर आरएनए होगा। इसमें ये देखिए डायग्राम में भी दिखाया, आरएनए रेड कलर का था, डीएनए नीला बना, फिर डीएनए से एक और डीएनए बना, वो दोनों नीले रंग के हैं, शो किए हैं। फिर आगे ये देखें राइट साइड पर जहाँ प्रो वायरस लिखा है, हमारा क्रोमोसोमल डीएनए जो रेड कलर का था, उसके अंदर ये नीले रंग का वायरल डीएनए ट्रैप हो गया। उसके बाद वो करेगा ट्रांसक्रिप्शन, उससे आरएनए की नई कापियां तैयार होंगी, उनमें से कुछ बन जाएंगे वायरस का जीनोमिक आरएनए, और कुछ बन जाएंगे ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन। प्रोटीन देखिए कई तरह की नजर आ रही है, स्पाइक्स बन रहे हैं और ये बन रहा है उसका हेड्रिजन बन रहा है,
3 तरह की लेबलिंग्स हैं, एनवेल प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पैदा हुआ है। ये आपस में असेंबली करके पूरा वायरस बनाकर सेल से बाहर निकल आएंगे, जैसा कि आप एड्स के वायरस की सूरत में देख सकते हैं। अब ये रेट्रोवायरस इन्फेक्शन का तरीका समझाया गया कि देखिए रेट्रोवायरस ऊपर से नीचे को है, रेट्रोवायरस आया, रेट्रोवायरस मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है, एंडोसाइटोसिस से उसका जीनोम अंदर आ गया, अनकोटिंग हुई, वायरल आरएनए निकला। ये लेफ्ट साइड पर देखें, वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बनाएगा डीएनए, डीएनए के लिए उसके बाद एक और एंजाइम है, उसका नाम है इंटीग्रेज। वो इंटीग्रेशन करवाता है इस नए बनने वाले वायरल डीएनए को इनटू दी क्रोमोसोमल डीएनए, जो नीचे न्यूक्लियस नजर आ रहा है उसमें देखें, ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद होगी, मैसेंजर आरएनए बना, वो न्यूक्लियस से बाहर निकला है। राइट साइड पर देखें, राइट साइड पर वायरल आरएनए असेंबली होगी तो वो पूरा वायरस कंप्लीट बनकर बडिंग की शक्ल में, लेफ्ट राइट साइड पर देखें बडिंग हुई, वो पूरा वायरस निकल जाएगा। ये इसमें एड्स की एग्जांपल भी आ सकती है, उसमें भी ऐसे होता है। ये दोबारा रेट्रोवायरस का लेक्सिकल समरी बनी हुई है, लेकिन ये हमने पढ़ लिया, एक ही डायग्राम काफी है। तो लेटेंट इन्फेक्शन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजीन्स का समझाया था बार बार कि वो जो आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं उनमें ऐसी जीन्स होती हैं जो ट्रांसड्यूस होकर हमारे सेल में एंटर हो जाती हैं। अब वो कहाँ कहाँ मुतासर कर सकती हैं, मसलन जो ग्रोथ फैक्टर है उसके रिसेप्टर को चेंज कर दें, साइटोप्लाज्मिक या मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम्स हैं, काइनेजेस हैं, उनको चेंज कर दें, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को चेंज कर दें, उनके नतीजे में सेल्स की जो ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, रेगुलेशन है, वो सारी एबनॉर्मल हो जाएगी। उसके नतीजे में होगा क्या, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो सकती है कि सेल डिवाइड कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, या फिर अपोप्टोसिस जो है ना वो रुक जाएगा। अपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, कि सेल ने मरना है, लेकिन यहाँ क्या होगा, सेल इमॉर्टल हो जाएंगे, ग्रो ही करते जाएंगे मुसलसल। तो अंको जो वायरल ऑन्कोजीन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें देखें ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको अल्टर किया जा सकता है। ये सारे जो फैक्टर हम गिन रहे हैं ना, सारे प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स की मुतलका जीन्स में चेंजिंग होगी, ठीक है, उन जीन्स को, इन जीन्स के प्रोमोटर्स को चेंज किया जाएगा आगे, कि इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए या कम हो जाए, ये अल्ट्रेशन होगी या रुकी जाए। मसलन ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना, ये पोलीपेप्टाइड्स ही हैं जिन्होंने टारगेट सेल्स के जाकर फंक्शंस को इस तरीके से अल्टर करना होता है कि वो सेल ग्रो कर जाए। लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर है जिसमें इन्होंने एक मिसाल दी है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये वही ग्रोथ फैक्टर है जिसके बारे में जो डॉक्टर है नवाज शरीफ का, उसने कहा था जी कि इस ग्रोथ फैक्टर में कोई चेंज आ गई है, नवाज शरीफ के प्लेटलेट जो ना तेजी से कम होते चले जा रहे हैं। प्लेटलेट ड्राइव जो ग्रोथ फैक्टर था उस पर कोई असर आ गया, उसमें कोई म्यूटेशन हो गई है, नतीजा ये है कि नवाज शरीफ को डेंगू भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके प्लेटलेट तेजी से कम हो रहे हैं। अच्छा, बहरहाल वो कैंसर की एक शक्ल हो सकती है। तो जो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर है ना, इसकी जो चेन है ना जो बनती हैं, ये आगे फिब्रोब्लास्ट को ग्रो कराती हैं, जो हम देखते हैं आगे क्लॉटिंग में सारा यूज होता है। लेकिन इस लेवल पर हुआ ये है कि ये जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है ना, इसकी जीन म्यूटेट कर जाएगी, और उसकी रीजन कौन होगा, कैंसर काजिंग एजेंट या रेट्रोवायरस, कोई भी हो सकता है। यहाँ हम चूंकि रेट्रोवायरस को पढ़ रहे हैं तो रेट्रोवायरस होगा। अच्छा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, मसलन टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, वो इसका रोल प्ले कर सकता है, वो होगा मेम्ब्रेन में। उसमें उस फैक्टर के क्या क्या हिस्से होते हैं, एक लाइगेंड बाइंडिंग एरिया होता है जहां आकर ग्रोथ फैक्टर ने जुड़ना है, जिस तरह
एंटीबॉडीज में होता है ना, एंटीबॉडीज वाई शेप होती हैं, तो उनका जो चौड़ा हिस्सा है ना उस पर आकर एंटीजन जुड़ता है। एंटीजन को अगर लाइगेंड मान लिया जाए तो एंटीबॉडी रिसेप्टर का काम करेगी, ये चीज ध्यान में रखें। इसी तरह ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन के आर पार गुजरने वाला ग्रोथ फैक्टर होता है, उस ग्रोथ फैक्टर के ऊपर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर आकर जुड़ना होता है ग्रोथ फैक्टर के मॉलिक्यूल ने। ठीक है, मेम्ब्रेन से अंदर वाली साइड पर सेल के अंदर क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम का वो एरिया होता है जिसने कैटालिटिक एक्टिविटी शो करनी है। अब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सेल ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, और क्या हो, इन रिसेप्टर्स की जीन में म्यूटेशन हो जाए, किसकी वजह से, रेट्रोवायरस की वजह से। उसके बाद सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स कैसे मुतासर होते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन ये होती है कि जैसे ही कोई सेल मेम्ब्रेन पर आकर केमिकल जुड़े, उसके रिस्पांस में सेल के अंदर एक सिग्नल जाए कि सेल के न्यूक्लियस को पैगाम जाए या दूसरे किसी ऑर्गेनेल को पैगाम जाए। ये जो सिग्नल होते हैं ये भी सेल को मुतासर करते हैं, इसमें सेल डिवीजन भी आ जाती है। इन सिग्नल के नतीजे में सेल डेथ भी हो सकती है, ये चेंजेस आती हैं। अब क्या हो कि वो जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल की जीन को रेट्रोवायरस चेंज कर दे, तो तब भी क्या होगा कि जो सेल डेथ है, मसलन उन्होंने जिक्र किया कि सेल डेथ को कंट्रोल करना है सिग्नल ने, तो सिग्नल जा ही नहीं रहा अंदर, सेल की डेथ नहीं होगी बल्कि वो इनफिनिट सेल डिवीजन शुरू कर देगा। इनफिनिट सेल डिवीजन की वजह से हम कहेंगे कि वो सेल्स इमॉर्टल हो गए हैं। इमॉर्टल बराबर है कि वो मरेंगे नहीं। चले, ऑन्कोजीन कैसे एक्टिवेट होगी। ये जो सारी जीन हमने पीछे पढ़ी है ना, ये प्रोटो ऑन्कोजीन होंगी, जिनको ऑन्कोजीन यानी कि कैंसर जीन का दर्जा मिल जाएगा अगर इनमें वायरस की वजह से, जो कि ऑन्को वायरस है या ट्यूमर वायरस है, या केमिकल्स की वजह से कोई म्यूटेशन हो जाए। मसलन एक सेल है, उसमें एक प्रोटो ऑन्कोजीन है जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है, लेकिन क्या हो कि वो ऑन्कोजीन बन जाए, वो स्विच ऑफ थी, वो काम नहीं थी कर रही, वो एक्टिवेट हो जाए और ऑन्कोजीन बन जाए। तो ऑन्कोजीन्स जो है ना, ये 3 जेनेटिक मैकेनिज्म के जरिए एक्टिवेट होंगी। म्यूटेशन की वजह से हो जाए, जीन एम्पलीफिकेशन की वजह से हो जाए कि जीन बहुत ज्यादा तादाद में कापियां तैयार कर रही, या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की वजह से हो जाए। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट क्या होती है, 5वें 6ठे सेमेस्टर में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब डीएनए के साथ प्रोटीन मिलती है ना, तो वो न्यूक्लियोसोम बनाकर उसके बाद सुपर कॉइलिंग करके क्रोमोसोम बन जाता है। वहाँ 2 टर्म्स और भी पढ़ी थी, यूक्रोमेटन, हेट्रोक्रोमेटन। यूक्रोमेटन एक्सप्रेस होता है, हेट्रोक्रोमेटन एक्सप्रेस नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की तरफ जल्दी नहीं जाता। जब क्रोमोसोम बनता है तो उस वक्त क्रोमोसोम के सेंटर के करीब हेट्रोक्रोमेटन होता है, क्रोमोसोम के सेंटर से अवे यूक्रोमेटन होता है। सेल की जो फेजेस है ना, G1S G2 फेज वगैरह, उस पर डिपेंड करते हुए कोई जीन्स हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में बैठी होती हैं, कोई जीन्स यूक्रोमेटिक रीजन में बैठी होती हैं। जो जीन यूक्रोमेटिक रीजन में है वो एक्सप्रेस होंगी, उनका प्रोडक्ट कोई प्रोटीन बनेगी और वो अपना रोल प्ले करेंगी। अगर कोई रेगुलेटरी जीन है जो हेट्रोक्रोमेटन में बैठी है, स्विच ऑफ है, अब वो काम नहीं कर रही, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो और वो हेट्रोक्रोमेटन से निकलकर यूक्रोमेटन में चली जाए, तो वो स्विच ऑन हो जाएगी, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ये मतलब है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के नतीजे में ऑन्कोजीन के एक्टिवेट होने का। ये देखें दिखाए गए हैं, कोडिंग सीक्वेंस है, लेफ्ट से राइट साइड पर बताने लगाऊं। लेफ्ट में देखें पॉइंट म्यूटेशन हुई, डिलीशन म्यूटेशन कह लो या इंसर्शन म्यूटेशन कह लो, डीएनए से एक जीन का वो टुकड़ा निकल गया। डीएनए से जब आरएनए बना, आरएनए से जब प्रोटीन बनी, ऊपर से नीचे देखें लेफ्ट साइड से, तो एक ऐसी प्रोटीन वजूद में आई जो म्यूटेंट है और वो हाइपर एक्टिव हो गई है।
और नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा प्रोडक्शन भी दे सकती है। दरमियान में देखें जीन एम्पलीफाई हुई, जीन की बहुत सारी कापियां तैयार हुई, बहुत सारे आरएनए बने, और जो आरएनए है वो आगे प्रोटीन बनाएगा। तो वो प्रोटीन नॉर्मल होगी लेकिन ओवर प्रोड्यूस होगी, जरूरत से ज्यादा बन जाएगी। उसके बाद तीसरी सेटिंग देखें, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या हुआ है, गौर करें, ये लेफ्ट से राइट साइड पर देखें डायग्राम को, कि इसमें जीन जो है ना, या तो उसका एक हिस्सा कट गया, ठीक है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। अच्छा, चलिए जी वापस आए। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के नतीजे में क्या हो रहा है कि जीन्स में इस तरीके से चेंजेस आ रही हैं कि उनके दो टुकड़े हो गए। देख लें, यानी जो ग्रीन नीचे दिखाया है ना, उसमें जीन्स डिफरेंट पोजीशन से एक जगह इकट्ठी हो गई है। दूसरा अरेंजमेंट क्या है कि वो जो पिंक हिस्सा था उसको उसने नीला शो किया, जीन्स अपनी जगह से मूव कर गई। प्रोमोटर फ्यूजन या जीन फ्यूजन हो गई है। प्रोमोटर रीजन फ्यूज कर गया, वो सही शो नहीं किया हुआ। मैंने जो बताया वो ज़्यादा सिंपल है। वो ये है कि आपको मैंने समझाया था, और वो तफसील 5 से 6 सेमेस्टर में है भी, अगर आपने नहीं गौर किया तो गौर कर लें कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में या हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाए तो जीन एक्टिव या इनएक्टिव हो सकती है। उसके नतीजे में अगर वो स्विच ऑफ थी स्विच ऑन हो जाए तो वो ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। म्यूटेशंस, म्यूटेशंस जो है ना प्रोटोन को जीन को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस है ना, ये प्रोटीन की जो रेगुलेटरी रीजन है, रेगुलेटरी रीजन अमूमन प्रोमोटर रीजन होता है अपस्ट्रीम ऑफ ए जीन, उसमें चेंजेस लाती है। वो बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है, जीन में एक बेस का इजाफा हो जाए, एक बेस तब्दील हो जाए, या एक बेस डिलीट हो जाए, ये मीनिंग है इसका। बेस से मराना नाइट्रोजनस बेस। म्यूटेशन देखें जी, पॉइंट म्यूटेशन है जीन म्यूटेशन में, ये कि साइलेंट हो सकती है, मुराद है कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, जो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा है ना, उसके नतीजे में जो अमाइनो एसिड लगेगा ट्रांसलेशन में जाकर, वो अमाइनो एसिड सेम है, उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ, बल्कि आपको पता है कोडान्स का पढ़ा था ना, कई कोडान एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, अमाइनो एसिड सेम आ गया, वो साइलेंट म्यूटेशन है। इसकी तफसील हमारे सिलेबस में नहीं है कि मैं म्यूटेशन की आगे तफसीलें बताऊँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। मिस सेंस म्यूटेशन है कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकती है। फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, उसमें एडिशन डिलीशन हो सकती है, एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, बाकी जो न्यूक्लियोटाइड बड़े हैं बच्चे हैं उनके 3 3 न्यूक्लियोटाइड के कोडान बनाए ना, तो वो कोडान की सारी तरतीब ही उल्ट गई होती है, मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप लोग देखिएगा नेट से, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, ये सारी तफसील 6 सेमेस्टर में इस कोर्स में थी जो उस्मान साहब के पास है। क्रोमोसोम म्यूटेशन में डिलीशन म्यूटेशन भी हो सकती है, क्रोमोसोम डिलीट हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोसोम में पोजीशन चेंज हो गई है, ट्रांसलोकेशन में पोजीशन रिवर्स हो गई है, ये देखें दिखाया भी गया। लेफ्ट से राइट साइड पर देखें डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में देखें बी जीन है ना, तो वो क्रोमोसोम में बी 2 दफा आ गया। डिलीशन, ए बी सी जीन थी, ए और सी रह गया, बी डिलीट हो गया। इन्वर्जन, ए बी सी था और आगे डी ई एफ था, अरेंजमेंट हो गई है ए ई डी सी बी एफ, पोजीशन चेंज हो गई। ट्रांसलोकेशन, आपस में जगह चेंज करना, देखें ए बी सी डी ई एफ है, उसके बजाय बी सी जो है ना वो ऊपर आ गया, और ये दूसरे वाले क्रोमोसोम में बी सी और डी ई एफ जी था। अगले जोड़े में देखें ए बी सी डी ई एफ जी, छोटी जीन जो शो की है ना, छोटी ए बी सी से, स्मॉल अल्फाबेट से, वो उठकर एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में आ गई, और एक क्रोमोसोम की जो कैपिटल जीन है वो इधर छोटे में आ गई। क्या मतलब है,
मुराद है अगर एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है तो जीन है। स्मॉल वाले फर्ज करो रिसेसिव है, कैपिटल एबीसी फर्ज करो डोमिनेंट है। तो म्योसिस में होती है ना क्रॉस लिंकिंग वगैरह, उसके नतीजे में जीन अपनी पोजीशन चेंज कर रही, लेकिन वो म्यूटेशन भी काज कर सकती है। राइट साइड पर देखें पॉइंट म्यूटेशन में मिससेंस म्यूटेशन है, डीएनए चेंज हुआ, आरएनए चेंज हुआ, प्रोटीन भी चेंज होगी। सेम या साइलेंट म्यूटेशन है, डीएनए आरएनए चेंज हुए हैं लेकिन प्रोटीन वही रही है। उसकी वजह समझाई थी कि कई कोडान एक ही अमीनो एसिड के लिए भी होते हैं, तो नतीजा क्या हुआ कि अगर कोडान आरजी तौर पर बदल भी जाए, अमीनो एसिड हो सकता है सेम हो, तो वो साइलेंट म्यूटेशन होगी। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि स्टॉप कोडान आ जाता है, वो प्रोटीन पूरी बनने नहीं देगा, जिस पॉइंट पर स्टॉप कोडान आया म्यूटेशन और प्रोटीन बनना रुक जाना। ये नीचे वाली डायग्राम देखें, लेफ्ट से राइट साइड पर चलना है, कोई म्यूटेशन नहीं है, नॉर्मल लाइसिन बन रहा। साइलेंट म्यूटेशन है, टी 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 की बजाय ए है, तो टी की जगह ए है, लाइसिन ही रहेगा। एटीसी है, उसकी बजाय यूएजी आ गया, स्टॉप कोडान बन जाएगा, यानी कि उसका आरएनए लेवल पर दिखा रहे हैं साथ साथ कि एटीसी है डीएनए में, उसका कंप्लीमेंट्री आरएनए में होगा यूएजी, वो आ गया है स्टॉप कोडान। ठीक है, यूएजी स्टॉप कोडान होता है, प्रोटीन नहीं बननी। देख लें इसके नीचे स्टॉप के नीचे कोई प्रोटीन नहीं बनी हुई। डीएनए में टीसीसी है, उसके मुकाबले में आ रहा है एजीजी, आर्जिनिन बनेगा। उसके बाद टीजीसी है, उसके सामने आ रहा है एसीजी, तो क्या होगा, ये बन जाएगा थ्रियोनिन। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर है टीटीसी, टीटीसी बना रहा था लाइसिन, उसकी बजाय टी 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 कर दिया ना दूसरे में, फिर भी लाइसिन है, साइलेंट म्यूटेशन। उसकी बजाय टीटीसी की जगह एटीसी कर दिया, पहले नंबर पर थाइमिन था उसकी जगह ए लगा दिया, उसका जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो वो बन रहा है यूएजी, वो स्टॉप कटाना प्रोटीन ही रुक गई, ये नॉनसेंस म्यूटेशन होगी। फिर टीटीसी में दरमियान वाला जो टी था ना उसकी जगह सी लगा दिया, उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो होगा एजीजी, वो आर्जिनिन हो गया। फिर टीटीसी था ना एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर, उसमें सी की जगह जी लगा दिया, उसका आएगा एसीजी, मैसेंजर आरएनए में कोडान बनेगा एसीजी, तो वो होता है थ्रियोनिन का, अमाइनो एसिड ही बदल गया। ठीक है, ये चेंजेस आ रही हैं। या म्यूटेशन का एक तरीका ये है वो कैंसर का कि जीन एम्पलीफाई कर जाए। जीन एम्पलीफिकेशन क्या है, कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाए, तादाद बढ़ जाए, ठीक है, उस जीन की कॉपीज की। तो कुछ ट्यूमर्स में ऐसे भी होता है कि जीन ओवर एक्सप्रेस हो रही होती है। ठीक है, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें मिलग्रेनेट ट्यूमर्स भी बन सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर चेंज आ सकती है या जीन्स आपस में फ्यूज कर सकती हैं। ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिवेशन है, जिसको बाज़ बार जीन एक्टिवेशन भी कहते हैं, उसके लिए मैंने बताया था क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होती है। मुराद ये है कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में मैंने बताया था कि वो क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन अपना लोकस चेंज करती है, अपना रीजन चेंज कर लेती है। जीन एक्टिवेशन क्या, जिसमें जीन ऑफ थी लेकिन वो स्विच ऑन हो जाए। फ्यूजन ऑफ जीन्स में ये पता नहीं क्या ड्रामा हुआ था, मेरा अपना माइक बंद हो गया था, ये दरमियान में नेट का कुछ इशू आया था। तो बहरहाल जी, ये ना हम जो बात पढ़ रहे थे, ये उसमें आखिरी देख लें कि लेफ्ट से राइट साइड पर पहले देखें,
डीएनए में एक्सॉन एक्सॉन और एक्सॉन जुड़ी हुई हैं। आपको पता है ना, इंट्रॉन जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं होती, एक्सॉन एक्सप्रेस होती। और जीन भी, उसमें भी एक्सॉन रेड कलर की दिखाई हुई है। दूसरे लाइन में देखें, स्क्रीन नहीं आ रही सर जी। डीएनए ब्रेक हो गया और ब्रेक होने से एक्सॉन्स कुछ कट गई, दो एक्सॉन एक डीएनए की, सर की आ रही है एक्सॉन जैसे। दूसरे डीएनए की जुड़ गई और वो आपस में फ्यूज हो गई। हाँ जी, मुझे बताएं जरा, आवाज आ रही है आपको कि नहीं? आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं थी आ सर रही? की आ रही है। अच्छा, ये 5 मिनट पहले आपको आवाज आ रही थी मेरी? मुझे नहीं थी आ रही। बाकियों को? स्क्रीन आ रही नहीं थी, सर जी आ आवाज रही। भी आ रही थी, फिर दरमियान में कुछ देर के लिए गई थी। हाँ, वो ना कोई नेट अनस्टेबल हुआ था, तो फिर मुझे वो मैसेज रिसीव हुआ कि आप का माइक जो है ना वो म्यूट हो गया। तो ये थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है। आ गई है सर जी अब। 1 मिनट। चलें, बहरहाल ये है कि नेक्स्ट ना हमारा टॉपिक है एम्फीबियंस में, हमने ये देखना है। एक सेकेंड। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं नासिर बोल रहा हूँ अलीगढ़।